नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें, एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मानसून सत्र का आज दूसरा दिन। तो बता दें कि कई मुद्दों पर हंगामे के आसार बने हुए हैं। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष तैयार है, सत्ता पक्ष भी पलटवार को तैयार। कानून व्यवस्था का उठेगा मुद्दा। लखीमपुर पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। महंगाई, बेरोजगारी को लेकर घेराबंदी होगी। जनहित से जुड़े मुद्दे उठाएंगे मनोज पांडे। तो बता दें कि महिला उत्पीड़न से जुड़े भी प्रमुख मुद्दे रहेंगे जो सत्र में उठाए जाएंगे। मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। जनहित से जुड़े मुद्दे मनोज पांडे उठाने वाले हैं। तो बता दें कि महिला उत्पीड़न से जुड़े मुद्दे रहेंगे प्रमुख। तो कई मुद्दों पर आज हंगामे के पूरे आसार बने हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि सरकार को घेरने के लिए विपक्ष तैयार है, तो वहीं सत्ता पक्ष भी पलटवार करने को तैयार। विपक्ष की तरफ से रणनीति बनाई गई है कि कई मुद्दों को उठाया जाएगा, सरकार को घेरने का प्रयास किया जाएगा। तो बता दें कि कानून व्यवस्था को लेकर भी कई अहम मुद्दे हैं जिनको आज उठाया जाएगा। इस खबर पर अपडेट के साथ हमारी संवाददाता जोया सिंह हमारे साथ जुड़ गई अपडेट के साथ। जोया, जिस तरीके से आज सत्र का दूसरा दिन है और विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जो अहम है, उनको आज उठाया जाएगा। हंगामे के भी आसार बने हुए हैं। क्या कुछ अपडेट सत्र को लेकर अभी आपके पास है? देखिए प्रद्युम्न, ये बहुत ही छोटा सत्र था जो कि 5 दिवसीय सत्र रखा जाएगा। लेकिन पहले का सत्र का आपने पहला दिन देखा कि कैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष में सड़क पे जोर आजमाइश हमें देखने को मिली। लेकिन आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन में भी आज हंगामे का आसार बताया जा रहा है, क्योंकि लगातार विपक्ष जो है वो सड़क पर भी देखा कैसे सत्ता पक्ष पे लगातार हमलावर थी। कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, महिला उत्पीड़न का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, या फिर किसानों का मुद्दा हो, या फिर किसानों को जो सूखे से ओझल होना पड़ रहा है उसका मुद्दा हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष ने पूरी तैयारी करके आज जो है विधानसभा सत्र के दूसरे दिन में शामिल होगी। और इसमें लगातार सत्ता पक्ष की कोशिश है कि हम उनके हमलों का पूरी रणनीति के तहत उनके हर एक सवाल का जवाब दे पाए। क्योंकि लगातार आपने कल देखा कि मुख्यमंत्री का भी निवेदन था। लगातार सपा ने विधान परिषद का, विधान भवन का जो कार्रवाई था उसको स्थगित 25 मिनट के ही लगभग अंतराल में हो गया। लेकिन सपा ने भी सड़क पर बैठ के इसका अपना एक अलग से विधानसभा की कार्रवाई की। उसने कहा कि हमें लोकतंत्र में आवाज और संवैधानिक अधिकार में हमें आवाज उठाने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। ये लोकतंत्र की अराजकता है। तो ऐसे में सपा के ऐसे मुख्यमंत्री ने, जो कि नेता के सदन है, उन्होंने भी कहा कि देखिए जन आकांक्षाओं पे डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। लेकिन हम सपा अध्यक्ष को कहना चाहेंगे कि अगर लोकतांत्रिक अधिकार की बात करते हैं तो आपको सदन में आकर हर मुद्दों पर चर्चा करना चाहिए, ना कि वहां पर बैठ के सड़क पर सदन चलाया जा सकता है। तो ऐसे में आपने उप मुख्यमंत्री को भी सुना, उन्होंने भी अखिलेश यादव पर वार किया। उनका भी कहना था कि सपा के जो मूल चरित्र है उसमें ही अराजकता शामिल है। ऐसे में जो अराजकता में, क्योंकि लगातार इस बात की अंदेशा जताया जा रहा था कि जो इनपुट आ रहे थे कि कहीं ना कहीं अराजकता फैलाई जा सकती, क्योंकि पिछले अगर इतिहास में जाते तो ऐसे कई घटनाएं देखा गया है कि जो विपक्ष की ओर से यहाँ पे राजभवन के सामने प्रदर्शन किया गया, उसमें फायरिंग तक हुई, पुलिस पे हमला किया गया, पुलिस के गाड़ियों पर हमला किया गया, पुलिस से नोकझोंक हुआ। तो ऐसे में लगातार ये कोशिश की जा रही है, क्योंकि देखिए प्रद्युम्न, जब भी विधानसभा की कार्यवाही चलती है तो लगातार सत्ता पक्ष या फिर सर्वदलीय बैठक होती है, उसमें विपक्ष को कहा जाता है कि आप हर मुद्दे पर सवाल पूछिए, हर मुद्दे पे जवाब देंगे। विपक्ष भी उसमें सहमति जताता है। लेकिन जब विधानसभा की कार्यवाही शुरू होती है तो विपक्ष कहीं ना कहीं नदारद होने की कोशिश करता है, या फिर उन निर्बाध चल रहे विधानसभा की कार्यवाही में बाधा उठाने की कोशिश करता है। तो ऐसे में सर्वदलीय बैठक की तो बात झूठी या कोरी झूठी साबित हुई, क्योंकि हमने कल सड़क पर देखा हंगामा कैसे हुआ। लगातार ये विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है। आरपीएफ के जवान, पीएससी का जवान, पुलिस के लगातार जो है अलर्ट मोड पे हैं, क्योंकि सपा के तमाम जो 110 से 111 विधायक है वो तमाम शामिल हो गए। लेकिन प्रदर्शन की अभी भी कोई प्रदर्शन से इंकार नहीं कर रहा है, क्योंकि लगातार अब तक अभी कोई विधायक अभी यहाँ पे पहुंचा नहीं, क्योंकि 11 बजे से विधानसभा की कार्रवाई शुरुआत होने वाली। लेकिन लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है कि कैसे सदन की कार्यवाही जो है वो आराम से और स्वस्थ संवाद स्थापित किया जाके जनता के हर मुद्दे पे सवाल उठाया जा सके, जनता के हर मुद्दे का सवाल का जवाब दिया जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष की नाकामी और नारेबाजी और नोकझोंक, कहीं ना कहीं विपक्ष के जो विधानसभा की कार्रवाई है और निर्बाध कार्रवाई में कहीं ना कहीं वो बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल अब देखने वाली
बात होगी, क्योंकि आज जो है वो 3 विधेयकों पर चर्चा होना है प्रद्युम्न। इसमें बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश प्रौद्योगिकी सूचना विद्यालय पर जो अध्यादेश उसका लाया जा रहा है उस पर चर्चा होगी। साथ ही साथ इंटरमीडिएट शिक्षा संशोधन का अध्यादेश लाया जा रहा है उस पर चर्चा होगी, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश भविष्य निधि 1985 नियमावली के भी स्तर पर चर्चा होगी। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात है 3 विधेयक तो सत्ता पक्ष से लाया जा रहा है, क्या इन विधेयकों पर सत्ता पक्ष के अलावा विपक्ष भी इसमें सहमति देगा चर्चा का? ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वो छोटा सा सत्र है, सत्र में तमाम जनता के मुद्दे हैं, तमाम जनता से जुड़े सवाल हैं। क्या विपक्ष उन सवालों का जवाब तलाशेगा या सत्ता पक्ष उन विधेयकों पर चर्चा की सहमति लेगा? ये बड़ी बात है। तो देखने वाली बात है प्रद्युम्न कि कैसे ये चर्चा सुचारू बद तरीके से चल पाती है या नहीं चल पाती है, क्योंकि लगातार जो हमने कल की तस्वीर लखनऊ के राजधानी लखनऊ के सड़कों पर देखा, वो कहीं ना कहीं हम इस बात का हमें संकेत दे रहा है कि आज का भी सत्र निर्बाध चलाना मुश्किल है, और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को भी विपक्ष के सवालों का जवाब देने में कहीं ना कहीं उसको भी असहज किया जा सकता है। बिल्कुल जो है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से कल की स्थिति असमंजस की बनी हुई थी और आज भी 3 अध्यादेशों पे जिस तरीके से आप बता भी रहे हैं चर्चा होनी है, लेकिन विपक्ष जो है लगातार वो बेरोजगारी कानून व्यवस्था के मुद्दे को उठाकर यहां पर हंगामा करता हुआ कल भी नजर आया था, और उम्मीद भी आज वो ही जताई जा रही है। लेकिन जहां सरकार को एक तरफ 3 अध्यादेश पर चर्चा करनी है, लेकिन वहीं विपक्ष इन तमाम मुद्दों को उठाने वाला है। ऐसे में आज और क्या कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए प्रद्युम्न, सबसे बड़ी जब विधानसभा की कार्यवाही चलती है, इससे पूर्व में भी विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित रहे, माता प्रसाद रहे, या फिर इसके मौजूदा समय में सतीश महाना रहे, प्रक्रिया होती है विधानसभा की कार्यवाही की। प्रतिक्रिया होती है कि पहले हम प्रथम में सर्वदलीय बैठक करते हैं, तभी तमाम दलों के नेता शामिल होते हैं, सत्ता पक्ष के लोग शामिल होते हैं या प्रतिनिधि शामिल होता है। उसमें सर्वदलीय बैठक में तय किया जाता है कि विधानसभा की कार्यवाही को कैसे स्वस्थ संवाद में स्थापित किया जाए, कैसे निर्बाध तरीके से जो 5 दिन का सत्र है उसको कैसे 50 दिन का काम उस 5 दिन के सत्र में किया जाए। ये सबसे बड़ा सत्ता पक्ष के लिए चुनौती होती है, और कहीं ना कहीं सपा भी इस चुनौतियों का अपने लिए एक मौका समझ रही है। आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये चक्रव्यूह ही था जब सड़क पर राजधानी लखनऊ का जब पहला सत्र है, और खास तौर पे ये सत्र जो पहला था वो निधन पे शोक संवेदना व्यक्त करने का दिन था। उस वक्त भी सपा ने सड़क पर शोक संवेदना व्यक्त किया। लगातार आप हमलावर हैं, आप देख रहे हैं कि लगातार समाजवादी पार्टी बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर चर्चा कर रही है, कानून व्यवस्था के मुद्दों को चर्चा कर रही है, महिला उत्पीड़न पे बात करने की बात करी है, किसानों की आय दोगुनी करने और किसानों के एमएसपी के कानून को लेकर तक, जबकि वो राज्य स्तर पे नहीं केंद्र स्तर पे होगा, लेकिन फिर भी इस पे चर्चा की मांग करी है। योगी आदित्यनाथ को आपने सुना कि जब विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा में जब वो गए तो पहला उन्होंने विधानसभा सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले वो मीडिया वार्ता की है। मीडिया वार्ता में उन्होंने कहा कि देखिए डबल इंजन की जो सरकार है वो 25 करोड़ जनता की जन आकांक्षाओं पे खरी उतर रही है, और लगातार हम कार्य कर रहे हैं। अगर आपको लोकतांत्रिक तरीका ही देखना है तो आप अनुमति लीजिए, आंदोलन किसी को मना ही नहीं है, आप आंदोलन की अनुमति लीजिए, अनुमति लेने के बाद आप प्रदर्शन करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप व्यक्तिगत किसी का विरोध नहीं है, हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जनता के मुद्दों पर सरकार चला रहे हैं, आप भी जनता के मुद्दों को लेकर विपक्ष में हैं। तो ऐसे में अगर अनुमति लेके हम आते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर पुलिस से आपने अनुमति लिया होता तो जरूर आपको वो सही मार्ग प्रशस्त। आपने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भी सुना, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के कहना था कि इससे पहले भी कई घटनाएं हुई, हमने समाजवादी पार्टी के लोगों ने हमने बिना बताए बगैर अनुमति के सड़क पर उतर के आ जाते हैं, प्रदर्शन करने के लिए कहते हैं कि हम राजभवन के रास्ते से हम विधानसभा पहुंचे। आप सोचिए राजभवन का वो रास्ता है जहां पे वीवीआईपी गेस्ट हाउस है, वहां पे तमाम सांसद, तमाम विधायक, तमाम मंत्री, तमाम मीडिया के कार्यकर्ता, तमाम मीडिया के वर्कर्स वहां पे खड़े होते हैं, वो भी ठहरते हैं। उस रास्ते से आने की बात कही जा रही है। योजना भवन है, लोक भवन है, सामने विधानसभा है, उस रास्ते से सपा के मुखिया अखिलेश यादव इस बात की मांग कर रहे थे कि हमें वहां से पैदल मार्च करते हुए। आप सोचिए लखनऊ में 30 लाख की आबादी है, इस इलाके से लगातार 15 लाख से 20 लाख लोगों का रोज आना जाना है। उस रास्ते से 110 विधायक कहते हैं कि हम पैदल मार्च करके विधानसभा में जाएंगे, हम बेरोजगारी के मुद्दे को तो वहीं पे मुख्यमंत्री का भी कहना था आप उठाइए, लेकिन जो है उन्होंने एक तंज भी कसा कि सपा से शिष्टाचार की कल्पना करना कपोल कल्पना है। तो आप समझिए कि शब्द की आप अर्थ को समझिए कि कपोल कल्पना के क्या मतलब, यानी उनसे कल्पना ही नहीं
की जा सकती है कि वो कानून को मानेंगे, संविधान को मानेंगे, लोकतंत्र में जो अधिकार दिए गए हैं उसको मानेंगे। तो ऐसे में प्रद्युम्न जो 3 विधेयक हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश महर्षि प्रौद्योगिकी विधेयक अध्यादेश पर चर्चा करने की बात कही जा रही है, उत्तर प्रदेश भविष्य निधि नियमावली जो 1985 उसमें भी बदलाव की बात की जा रही है, तीसरा है इंटरमीडिएट शिक्षा संस्थानों में बदलाव की बात की जा रही है। इन विधेयकों पर सबसे बड़ा बात है कि क्या इन 3 दिनों में चर्चा सुनिश्चित हो पाएगा, ये सबसे बड़ी बात, क्योंकि सत्ता पक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये विधेयक नहीं है, सबसे बड़ी चुनौती है शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा की कार्यवाही को चलाना और संचालन करना। चलिए ठीक है जया, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आपको बता दें एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है इस वक्त की, ये बड़ी जानकारी भूपेंद्र चौधरी संगठन की समीक्षा करेंगे। तो आपको बता दें कि अध्यक्ष बनने के बाद पहली बैठक लेने वाले हैं प्रदेश अध्यक्ष। इस वक्त की ये बड़ी खबर, सभी विभागों प्रकोष्ठों की होगी बैठक। सुबह 11 बजे ये बैठक की शुरुआत होगी, यानी कि अब से ठीक 15 मिनट बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होनी है। भूपेंद्र चौधरी करेंगे संगठन की समीक्षा। एक विशेष बैठक का आयोजन होने जा रहा है। अध्यक्ष बनने के बाद पहली बैठक लेंगे भूपेंद्र चौधरी। सभी विभागों प्रकोष्ठों की होगी ये बैठक। तो सुबह 11 बजे इस बैठक की शुरुआत होगी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज जनता टीवी पर आप देख रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी करेंगे संगठन की समीक्षा। अध्यक्ष बनने के बाद पहली बैठक लेंगे भूपेंद्र चौधरी। इस वक्त की ये बड़ी खबर, सभी विभागों प्रकोष्ठों की ये बैठक होने जा रही है। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक, कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सुबह 11 बजे इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, भूपेंद्र चौधरी करेंगे इस संगठन की समीक्षा। कई मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होनी है। इस बैठक में नेता और पदाधिकारी भी शामिल होंगे। सभी विभागों की ये बैठक होने जा रही है। सभी विभाग के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सुबह ठीक 11 बजे इस बैठक की शुरुआत होगी। तो इसी बीच रामपुर से एक और बड़ी खबर आ गई है। आजम खान पर एक और मुकदमा दर्ज हो गया है। आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला समेत 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल सरकारी मशीनों को छुपाने का आरोप लगा है। जौहर यूनिवर्सिटी में सरकारी मशीनें मिली हैं, जिसके बाद ये एक और मुकदमा दर्ज किया गया। बुलडोजर से खुदाई में मिली सरकारी मशीनें, जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, जेसीबी की मदद से खुदाई की गई है और मिट्टी के नीचे दबी हुई थी सरकारी मशीनें, जिनको बाहर निकाला गया है। जिसके बाद आजम खान और उनके बेटे सहित 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। इस वक्त की ये बड़ी खबर रामपुर से, आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला समेत 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज। सरकारी मशीनों को छुपाने का आरोप। जौहर यूनिवर्सिटी में सरकारी मशीनें मिली हैं, जिस तरीके से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर भारी पुलिस बल जौहर यूनिवर्सिटी गया हुआ था और जेसीबी की मदद से इन मशीनों को बाहर निकाला गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई, आपको बता देते हैं, एक बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा देते हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, 3 दिन के दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री धामी, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री। 21 सितंबर को किसाऊ परियोजना पर बैठक होगी। जल शक्ति मंत्रालय के साथ ये बड़ी बैठक होने जा रही है। लंबित 17 हाइड्रो प्रोजेक्ट पर चर्चा की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लंबे 17 हाइड्रो प्रोजेक्ट पर करेंगे मुख्यमंत्री चर्चा। आपको बता दें कि 3 दिन दिल्ली में रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिन दिल्ली रहने वाले हैं। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होगी। 21 सितंबर को किसाऊ परियोजनाओं पर बैठक होगी। जल शक्ति मंत्रालय के साथ ये बड़ी बैठक होगी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, लंबित 17 हाइड्रो प्रोजेक्टों पर चर्चा की जाएगी। 3 दिन दिल्ली में रहेंगे सीएम धामी। इस वक्त की ये बड़ी खबर, काफी महत्वपूर्ण ये मुलाकातें होंगी। केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 21 सितंबर को किसाऊ परियोजनाओं पर बैठक होगी। जल शक्ति मंत्रालय के साथ ये बड़ी बैठक है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ देहरादून से हमारे संवाददाता अजीत कंबोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिन दिल्ली रहने वाले हैं और केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात यहां पर हो सकती है, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? बिल्कुल, अगर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात की जाए तो देर शाम को मुख्यमंत्री सीधा लखीमपुर से दिल्ली रवाना हो गए थे वाया पंतनगर एयरपोर्ट। और जो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का शेड्यूल जारी हुआ है उसके अनुसार वो 3 दिनों तक दिल्ली में ही प्रवास करेंगे। आज की अगर बात की जाए 21 सितंबर है और आज एक बड़ी बैठक जल शक्ति मंत्रालय में ये होने जा रही है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच में, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय जल संसाधन मंत्री करेंगे। और साफ तौर पर एक ये बड़ी परियोजना है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच में जो निर्माणाधीन है, जिसको किसाऊ परियोजना यहां पर कहा जाता है। एक बड़ी परियोजना है जिससे जल बिजली के साथ साथ तमाम जो अन्य राज्य हैं उनको पानी की भी
आयात यहाँ से किया जाएगा, तो सीधे तौर पर इस परियोजना को कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है और सरकार कैसे इस पर ज्यादा से ज्यादा काम कर सकती है। दो राज्यों के बीच की ये परियोजना होगी, तो दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड से पुष्कर सिंह धामी और हिमाचल प्रदेश से सीधे तौर पर बात की जाए तो वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे और अध्यक्षता केंद्रीय नेतृत्व करेगा। तो उम्मीद है कि आज इस पूरी परियोजना को लेकर रास्ता साफ हो जाएगा और जो भी लंबित प्रकरण है इस प्रक्रिया से जुड़े हुए वो तमाम यहाँ पर सीधे तौर पर सामने रखे जाएंगे और दोनों ही राज्यों की आम सहमति से परियोजना बनने का रास्ता साफ होगा। इसके अलावा अगर 3 दिनों के कार्यक्रम की बात की जाए तो अभी शेड्यूल जारी नहीं हुआ है कि किस किस मंत्री से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुलाकात करेंगे, लेकिन सीधे तौर पर जो बात निकलकर सामने आ रही है, तमाम उत्तराखंड राज्य के जो मुद्दे हैं उन पर केंद्रीय नेतृत्व के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री चर्चा कर सकते हैं। साथ ही उत्तराखंड के भीतर जो तमाम घटनाक्रम चल रहे हैं, चाहे फिर वो UKSSC भर्ती प्रक्रिया की बात हो या फिर विधानसभा में बैकडोर से भर्ती प्रक्रिया होने की बात हो, इन तमाम विषयों को लेकर भी एक रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय नेतृत्व के सामने रख सकते हैं। तो उम्मीद है कि जल्दी इन चीजों को लेकर भी रास्ता साफ होगा। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली प्रवास पर हैं, तो उम्मीद है कि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में तो काफी चीजें निकलकर सामने आएंगी ही। साथ ही जो भर्ती घोटाला, भर्ती प्रक्रिया, बैकडोर के तमाम मामले उत्तराखंड में उछल रहे हैं, इनको लेकर भी कुछ बड़ा निर्णय केंद्रीय नेतृत्व के साथ लिया जा सकता है। बिल्कुल अजीत, लेकिन जिस तरीके से करीब 17 हाइड्रो प्रोजेक्ट बताए जा रहे हैं जो लंबित हैं, जिन पर अभी तक पूरी तरीके से कार्रवाई नहीं हुई है, उन पर भी यहाँ पर चर्चा की जा रही है, तो ये उम्मीद लगाया जा सकती है कि जो 17 हाइड्रो प्रोजेक्ट है उन पर जल्द से एक बार फिर से काम शुरू हो जाएगा और तेजी के साथ होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों की बात की जाए तो यहाँ पर हाइड्रो प्रोजेक्ट ही ज्यादा मात्रा में बनाए जा सकते हैं और वो कई यहाँ पर निर्माणाधीन भी थे, लेकिन 2013 केदारनाथ आपदा के बाद से ही NGT की बात करें या पर्यावरणविदों की बात की जाए, अलग अलग मामलों में प्रोजेक्ट सारे लंबित हो गए थे, जिन पे आधा पैसा लग चुका था, कई निर्माणाधीन थे, कई अंतिम चरण में थे, लेकिन कहीं ना कहीं रोग के कारण ये पूरे नहीं हो पाए, जिनको लेकर लगातार उत्तराखंड सरकार पैरवी कर रही है। उत्तराखंड जल विद्युत निगम जो उत्तराखंड की कार्यदायी संस्था है हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेकर, वो लगातार शासन के माध्यम से केंद्र सरकार से पैरवी करती आ रही है। तो उम्मीद है कि आज जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के सामने बैठेंगे तो इन 17 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को लेकर भी चर्चा होगी। किसाऊ परियोजना एक बड़ा प्रोजेक्ट है उत्तराखंड हिमाचल के बीच का, इसको लेकर तो आम सहमति बनने की उम्मीद ही है। इसके अलावा जो 17 छोटे बड़े प्रोजेक्ट हैं उत्तराखंड प्रदेश में जो लंबित हैं, उनको लेकर भी केंद्र सरकार अपनी अनुमति जारी कर सकती है। अलग अलग प्रकरणों में ये लंबित है तो उनकी स्थिति यहाँ पर जांची जा सकती है कि किन कारणों के चलते लंबित है। कोई बड़ा अगर प्रकरण नहीं है तो इनको भी अनुमति मिलने की उम्मीद है। और अब देखना ये होगा कि जब ये बैठक समाप्त होगी, जो उत्तराखंड सरकार की तरफ से जो फैसले बताए जाएंगे, क्या उनमें 17 जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है उनको गति मिलने की उम्मीद होगी या केवल किसाऊ परियोजना को लेकर ही इस पर चर्चा होगी। तो उम्मीद यह है कि जब बैठक शुरू होगी उसके बाद जो चीजें निकलकर सामने आई उसमें उत्तराखंड के हाइड्रो प्रोजेक्ट जो लंबित चल रहे हैं लंबे समय से, उनको लेकर भी स्थिति साफ हो पाएगी। जी चलिए ठीक है अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबर पर अपडेट जरूर रखिएगा, आगे भी लगातार हम लोग आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई, आपको बता देते हैं इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आ रही है। तो बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा देते हैं। सीएम धामी ने सीएम योगी का धन्यवाद किया है। दरअसल परिसंपत्तियों की राशि देने पर धन्यवाद किया गया है। तो मुख्यमंत्री धामी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया। परिसंपत्तियों की राशि देने पर धन्यवाद किया गया है। परिवहन निगम को 100 करोड़ रुपए दिए गए। तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम धामी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया। दरअसल परिसंपत्तियों की राशि देने पर ही धन्यवाद किया गया है। आपको यह भी जानकारी देने कि परिवहन निगम को 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो सीएम ने जताया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार। परिसंपत्तियों की राशि देने पर धन्यवाद जताया गया है। ट्वीट के माध्यम से यह धन्यवाद किया गया। तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम धामी ने सीएम योगी का धन्यवाद किया है। तो इस वक्त की यह बड़ी जानकारी, परिवहन विभाग को भी 100 करोड़ रुपए यहां पर दिए गए। तो इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आ गई, आपको बता देते हैं। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। चुनाव नजदीक आ गया है, जिसको लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। तो आपको बता दें कि मतदान केंद्रों की जा रही है समीक्षा। तो आपको यह भी बता रहे हैं कि असामाजिक तत्वों की भी निगरानी उन पर रखी जा रही है। चुनाव नजदीक आते ही प्रशासन काफी सख्त हो गया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, जिसको लेकर मतदान केंद्रों पर भी समीक्षा हो रही है। तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है और जो असामाजिक तत्व हैं उन पर भी पुलिस की पैनी नजर है। तो आपको बता दें कि हर एक व्यवस्था यहां पर प्रशासन के द्वारा चुस्त दुरुस्त कर दी गई है। मतदान केंद्रों पर भी पुलिस बल तैनात है और साथ ही साथ हर एक चीज का जायजा वरिष्ठ अधिकारी खुद ले रहे हैं।
तो चुनाव नजदीक आते ही प्रशासन काफी सख्त हो गया है। असामाजिक तत्वों पर भी पुलिस की पैनी नजर है। और आपको ये भी बता दें कि लोगों से अपील लगातार की जा रही है कि शांति बनाए रखें और कोई भी असामाजिक तत्व दिखता है तो तुरंत उसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दें। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन सख्त हो चुका है। चुनाव नजदीक आता ही प्रशासन काफी सख्त हो गया है। आपको बता दें कि मतदान केंद्रों पर समीक्षा हो रही है। ये पंचायत चुनाव जनपद हरिद्वार में अब संपन्न होने जा रहा है। वास्तव में बहुत चुनौतीपूर्ण है और संवेदनशील है और उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए ही पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल और अन्य संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। और जो व्यवस्थाएं चुनाव की हैं, जो प्रबंधन को लेकर हैं, वो सब तैयारियां कर ली गई हैं। आज सभी अधिकारियों के साथ हमारी ब्रीफिंग और चर्चा होगी। तो जो भी चुनाव आयोग के निर्देश है उस हिसाब से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव करवाने के लिए प्रशासन तैयार है। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जहां पर असामाजिक तत्वों पर भी पैनी नजर यहां पर रखी जा रही है, साथ ही साथ मतदान जो केंद्र है उन पर भी समीक्षा की जा रही है। अधिकारी खुद एक चीज का जायजा भी लेते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से ये अहम जानकारी हम अब तक साझा कर रहे थे, आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड प्रदेश में जल्द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू किया जाएगा। बता दें कि प्रदेश के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने मीडिया से बातचीत में बताया कि इस महीने के आखिर तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का उत्तराखंड दौरा है, जिसके दौरान बातचीत के आधार पर जल्द ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उत्तराखंड में लागू की जाएगी। इसी माह जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी यहाँ आने वाले हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी, हम उच्च शिक्षा में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है NEP 2020 उसको लागू करने जा रहे हैं। जैसे उनका समय मिलेगा वैसे आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।